फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों से राब्ता कर रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति और बिहार की राजनीति करवट ले रही है। आपने देखा कि हमने बहुत ही तकलीफदेह लॉकडाउन हम लोगों ने देखा, परेशानियों का अंबार, हर तरफ से परेशानियां थी। हमारे प्रवासी मजदूर, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे कारोबारी भाई, हर जगह परेशानी थी। और कहीं ना कहीं इस परेशानी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक आदमी था, जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी था। क्योंकि प्रधानमंत्री वो हैं, वक्त के हुक्मरां वो हैं। जब अच्छी चीज़ आपको सुननी पड़ती है तो खराब चीज़ भी आप ही को सुननी पड़ेगी। जब आपने संविधान का शपथ लिया है, ओथ लिया है कि भारतवासियों का, भारत का, हिंदुस्तान का, इस गंगा जमुना तहजीब का, कश्मीर से कन्याकुमारी हो, गुजरात से त्रिपुरा हो, सबका, सब देशवासियों का सम्मान ख्याल रखेंगे। लापरवाही थी। पहला कोरोना पेशेंट डिटेक्ट हुआ था, लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप के इस्तकबाल में आप बिजी थे, नमस्ते ट्रंप में आप बिजी थे। मुझे याद है, मैं गुजरात था उस वक्त। लगभग 100 करोड़ रुपया गुजरात की अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उनकी सिर्फ सजावट में खर्च किया था, इस्तकबाल में खर्च किया। ज़रूर दूसरे देश के गणमान्य व्यक्ति आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, तो उनका सम्मान करना चाहिए। ये अतिथि देवो भव हमारे देश का एक मूल रूप है, हमारे हिंदुस्तान का रूह है अतिथि देवो भव। हम हमेशा मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे शफकत करते हैं और उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं। लेकिन आपकी लापरवाही, आपका जो पर्सनल ग्लोरिफिकेशन जो है नरेंद्र जी, आपका पर्सनल ग्लोरिफिकेशन जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाया। चाइना का मुद्दा आपने देख लिया, किस तरीके से हमारे जवान शहीद हुए, हमारे कर्नल शहीद हुए। मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी वीडियो, जो हमारी बहन, उनको उन्होंने सम्मान देने की कोशिश की, नौकरी देने की कोशिश की, फाइनेंशियल कंपनसेशन भी किया। वो कुछ नहीं है, लेकिन एक टोकन ऑफ लव है, एक टोकन ऑफ सिंपैथी है। उसके बाद आपने देखा कि नेपाल सीतामढ़ी में किस तरीके से नेपाल ने हमारे भारतवासियों को एक हमारा भारतीय शहीद भी हुआ, उसके हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ। आपने देखा, अफसोस होता है कि कभी भूटान से खबर आती है, कभी बांग्लादेश से आती है। दाएं साइड में तो एक पड़ोसी बैठा ही है जो हमेशा इसी फिराक में रहता है कि किसी तरह हिंदुस्तान में उथल पतल हो, किसी तरह हिंदुस्तान में उसकी शरारत रहती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भारतवासी एक है, तो उसकी शरारत ना हम 71 में चलने दिए, ना कभी इंशाअल्लाह ताला आगे चलने देंगे, ना कारगिल में हमने चलने दिया। और हम बड़ी मजबूती से भारत के संविधान पर शपथ हमने लिया है, संविधान को मानने वाले हैं। लेकिन नरेंद्र कि आपकी जो जज्बाती फैसले, आपकी जो लापरवाही, उसके चलते देश को कितना नुकसान हो रहा है। आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी, उनका फैसला कभी नहीं लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर, क्या इतना एरोगेंस, इतना अहंकार। याद रखिए, जिस तख्त पे आप बैठे हैं, आपसे भी पहले वक्त में एक से एक हुक्मरान बैठे हैं। पंडित नेहरू जी भी बैठे थे, इंदिरा गांधी जी भी बैठी थी, राजीव गांधी जी भी बैठे थे, पीवी नरसिम्हा राव भी बैठे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब भी बैठे थे। सबको याद रखिए, एच डी देवेगौड़ा जी भी बैठे थे, इंद्र कुमार गुजराल जी भी बैठे थे, चंद्रशेखर जी भी बैठे थे, वीपी सिंह जी भी। सबका जो कार्यकाल है आम जनता के बीच सब लोग देखते हैं और सब लोग एसेस करेंगे। लेकिन आपका जो अहंकारी फैसला देश के लिए दुर्भाग्य है कि हमेशा हम लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदेह रहा, भारत के लिए नुकसानदेह रहा। और लॉकडाउन, जो कोरोना का संकट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, मैं अब आना चाहता हूं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, बतलाइए कि क्यों नहीं आप टेस्ट करा रहे हैं? आखिर टेस्ट कराने में इतनी बेचैनी आपको, कमी क्यों आ रही है? राज्यसभा चुनाव में आप तत्पर दिखते हैं, एमएलसी चुनाव में आप तत्पर दिखते हैं, अभी फिर से गवर्नर कोटा से एमएलसी बनाने में तत्पर दिखते हैं, राजद के एमएलसी को तोड़ने में तत्पर दिखते हैं। मतलब पूरी राजनीतिक गतिविधि आपको चल रही है, लेकिन कोरोना जो बिहार में बड़ी तेजी से फैल रहा है, उसका जरा सोचिए मुख्यमंत्री जी। आम गरीब, आम मजदूर, आम किसान, आम बच्चे, नौजवान, स्टूडेंट किस तरह से परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं। हर दिन कोरोना की शिकायत बढ़ते जा रही है। आपको चुनाव की चिंता है, बिहार की भी चिंता कर लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आप है, स्टेट में भी आप है। आपने जो मैंडेट के साथ विश्वासघात किया था
इसी शर्त पे आपने किया था कि बिहार को, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देंगे। आपने ये दिया था कि बिहार को कुछ इकोनॉमिक पैकेज दे देंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो जुमलेबाज हैं। 1.25 लाख करोड़ कहाँ गया कोई नहीं जानता है। कभी जो कोट मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, वो भी कोई नहीं जानता है। लेकिन हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है, बिहार को बचा लीजिए। गौतम बुद्ध की धरती है, मखदूम मोनम्पाक की धरती है, गुरु गोविंद जी महाराज की धरती है, लॉर्ड महावीरा की धरती है, शेरशाह सूरी की धरती है, शहाबुद्दीन जगजौत रहमतुल्लाह अलैह की धरती है। इस मुक़द्दस सरजमी को बता लीजिए। मैं सीमांचल से मेरा ताल्लुक़ है, सीमांचल से मेरा रिश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 72 साल से जो सीमांचल के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो, बतला दीजिए किसने नाइंसाफ़ी नहीं की? क्यों नहीं हम आज बोलेंगे? 72 साल कब तक हम चुप रहेंगे? सीमांचल के साथ किसने नहीं नाइंसाफ़ी की? चाहे 40 साल कांग्रेस की सरकार हो, क्या बतलाइए कि सीमांचल को कांग्रेस के लोगों, कांग्रेस की सरकार, चाहे श्री कृष्ण बाबू से लेकर जगन्नाथ मिश्रा जी तक मुख्यमंत्री रहे, बतलाइए कि क्या सीमांचल को मिला? मैं बतला दूं अपने फेसबुक के माध्यम से दोस्तों को, जो पूरे हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी है, आप पता कर लीजिए, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में एक भी हमें यूनिवर्सिटी नहीं मिली मेरे भाई। एक भी अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला मेरे भाई। एक भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे भाई मेरे नहीं मिला। एक भी बड़ा हॉस्पिटल हमें नहीं मिला है, एम्स के तर्ज पे, IGMS के तर्ज पे नहीं मिला मेरे भाई। ये कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज का हाल है, ये बलरामपुर, बारसोई का हाल है, ये कदवा, परानपुर का हाल है, ये बरारी का हाल है, ये कोढ़ा का हाल है, ये नरपतगंज, फारबिसगंज, जोकी का हाल है, ये अररिया का हाल है, रोहटा का हाल है, धमदा का हाल है, ये बनबनकी का हाल है, ये बाइसी अमोर का हाल है, ये टेरागाज, पोठिया का हाल है, छतरगाज का हाल है, ठाकुरगंज का हाल है, बहादुरगंज का हाल है, किशनगंज का हाल है, कोचा दामन का हाल है। सबको हमने बनाया। कांग्रेस में हमने एक से एक दिग्गज, यहाँ से MJ अकबर साहब जीत के जाते हैं, वक्त के एक से एक दक्काक आदमी यहाँ से जीत के गए। तारिक अनवर साहब केंद्र में मंत्री बने, MP यहाँ से बन के जाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, यूनुस सलीम साहब आके चुनाव लड़ते हैं, पप्पू सिंह आके चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सीमांचल को कुछ नहीं मिला। हमारी यही फरियाद है सीमांचल के लोगों, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के लोगों। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर उल ईमान साहब आपकी बात करने आए हैं। ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ना अकबर साहब चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे तो आपका बेटा कोई लड़ेगा, आपका भाई को लड़ेगा, आपकी कोई बहन लड़ेगी चुनाव। लेकिन आपके सीमांचल को क्या मिला ये सोच लीजिए आप। आपके कटिहार, पूर्णिया, अररिया को क्या मिला, किशनगंज को क्या मिला? AMU सेंटर की बात ले लीजिए, कांग्रेस की सरकार थी, UPA 1, UPA 2, बतलाइए कि क्या मिला? सोनिया जी आई थी, मरहूम मौलाना असरुल कासमी साहब थे जब 2014 में 30 जनवरी को सोनिया जी आई थी, 120 करोड़ का घोषणा हुआ। बतलाइए वो 120 करोड़ में कहाँ है वो पैसे? क्या सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान कमीशन, बतला दीजिए ऐसा कोई भी कमीशन बतला दे कि हमारी स्थिति क्या कही है। दलितों से बदतर हमारी क्या हमारी कमियां हैं जो आप हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। नेपाल से पानी की तबाही हम झेलते हैं, सुखाड़ की तबाही हम झेलते हैं। यही कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज से नॉर्थ ईस्ट जाता है, गल्ला जाता है, नागपुर की नारंगी जाता है, नासिक का अंगूर जाता है, हिमाचल का सेब जाता है, राजस्थान का मार्बल्स जाता है, लेकिन सीमांचल को कुछ नहीं मिलता है। नॉर्थ ईस्ट को मिले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, त्रिपुरा को मिले, आसाम को मिले, मिजोरम को मिले, मणिपुर को मिले, मेघालय को मिले, अरुणाचल प्रदेश को मिले, सिक्किम को मिले, वो भी हमारे भारतीय भाई हैं। लेकिन हमें भी तो मिले, हम भी तो टैक्स देते हैं, हम भी तो मेहनत कश मजदूर हैं। पता कर लीजिए, हिंदुस्तान में ऐसा कोई खित्ता नहीं, ये लॉकडाउन में ज़्यादा तजुर्बा हुआ, चाहे कश्मीर हो, अनंतनाग हो, लद्दाख हो, गुजरात का सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा हो, गुड़गांव, फरीदाबाद हो, आपका हैदराबाद, आपका सिकंदराबाद हो, आपका करीमनगर हो, आपका विशाखापट्टनम हो, आपका कुर्नूल हो, आपका चेन्नई हो, आपका पेरिंगीपेटाई हो, सिदाम्बरम हो, बेंगलोर हो, मैंगलोर हो, मैसूर हो, केरला का त्रिवेंद्रम हो, कन्याकुमारी हो, महाराष्ट्र का पूना हो, औरंगाबाद हो, बॉम्बे हो, गुजरात का सूरत हो, राजस्थान का जयपुर हो, उदयपुर हो, शिमला हो, उत्तराखंड का देहरादून हो, फिरोजाबाद हो, उत्तर प्रदेश का फैजाबाद हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, गोरखपुर हो, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ के सीमांचल के मेहनतकश लोग नहीं हैं। लेकिन सीमांचल को किसी ने कुछ नहीं दिया। मैं सीमांचल वासियों, दिल पर हाथ रख के सोचिए कि आपको क्या मिला, सीमांचल के लिए क्या मिला।
आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपका मुद्दा 2000 बाढ़ जब 16 में आया तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ उठाई थी, याद कीजिए वो दिन। 2017 में इतने भयानक बाढ़ आई, यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपकी आवाज़ उठाए थे पार्लियामेंट में बाढ़ के लिए, लोकसभा में। और उसके बाद उन्होंने मेडिकल टीम, रिलीफ टीम भेजी। 2016 में भी मेडिकल टीम के अलावा कितना मदद किया, फ्लड का फूड पैकेट भेजा था। याद रखो सीमांचल के लोगों, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सीमांचल वासियों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। सुरजापुरी रिजर्वेशन का मुद्दा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। आज सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में जो बिहार के लोग, जो मदरसे के बच्चे, जो स्टूडेंट, जो मजदूर अगर तेलंगाना हैदराबाद में फंसे हुए थे तो अकबर ओवैसी साहब ने मोहब्बत और शफकत दिया, उनके सिर पर हाथ रखा और उनको कितनी मदद की अल्लाह बेहतर जानता है और आप लोग भी बेहतर जानते हो। आज वो कायद सीमांचल के लिए लड़ रहा है, सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज के लिए लड़ रहा है। बतलाइए, इलेक्शन आने वाला है, कोई बोलता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जेल क्यों नहीं जाते हैं? अरे बतलाइए, इतना आज़ादी के 72 साल बाद हमारी पार्टी आज 62वां साल में, बतलाइए एक सुई के तिनका के बराबर भी हमारी पार्टी पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। इसलिए सीना ठोक के बोलते हैं, इसलिए क्योंकि हम डरते हैं तो अपने अल्लाह से डरते हैं और झुकते हैं तो अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने से झुकते हैं। इसलिए बुलंद रहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी में हम आए हैं, हम खिदमत खल्क करने आए हैं। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरबियत है कि इंसानियत की मदद करो। अकबर साहब हमेशा कहते हैं कि सिर पर टोपी हो या माथे पर तिलक हो, दारुसलाम की चौखट सबके लिए खुली है। उसी तरह सीमांचल का किशनगंज में दारुल ईमान है, हम लोग हर का इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। जैसा कि आपने देखा, अख्तरुल ईमान साहब ने 32 सीट की घोषणा की, ये फर्स्ट फेज का 32 सीट की घोषणा की। इंजीनियर आफ्ताब साहब ने, सैयद मजहरुल हसन साहब ने, गुलाम शाहिद साहब ने, इश्तियाक साहब ने, हमारे माननीय विधायक कमरुल हुदा साहब ने और पूरी बिहार की टीम, हर जिला की टीम, हमने मिलकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मशवरा से, अकबर साहब के मशवरा से हमने ये फैसला लिया कि 22 जिला में 32 सीट पे हम इंशाल्लाह लड़ाएंगे, ये फर्स्ट फेज पे। आप देख रहे हैं कि कितनी बेचैनी है महागठबंधन के लोगों में, आप देख रहे हैं कि पेट में दर्द हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल पर हाथ रख के बोलिए, सीमांचल के लोगों आपको क्या मिला? 40 साल कांग्रेस का सरकार, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिली। 300 किलोमीटर पे रांची था, वहां पर विधानसभा का एक विधानसभा बन जाता है, वहां पर मिनी सेक्रेटेरिएट बन जाता है। 400 किलोमीटर पे पटना से पूर्णिया रहता है, लेकिन एक एम्स की तरफ पे हॉस्पिटल नहीं, एक यूनिवर्सिटी नहीं, मदरसा बोर्ड का सेंटर नहीं, वक्फ बोर्ड का सेंटर नहीं, यहाँ पर सेक्रेटेरिएट का मिनी सेक्रेटेरिएट नहीं बन पाता है। तब भी यहाँ के लोगों को पटना जाना पड़ता है। हाई कोर्ट का बेंच रांची में हो सकता था, क्या पूर्णिया में एक हाई कोर्ट का बेंच नहीं हो सकता? जब महाराष्ट्र में नागपुर बेंच हो सकता है, जब महाराष्ट्र में हो सकता है, तो सीमांचल में क्यों नहीं हो सकता है? ये भी तो सीमांचल वासी इसी देश की मिट्टी के वासी हैं, ये भी तो इसी देश में टैक्स पे करते हैं। हमारे साथ जो स्पेशल स्टेटस गुजरात के कच्छ को मिला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट को मिला हुआ है, आप बतलाइए। बुंदेलखंड को स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज मिला, लेकिन सीमांचल का हर वो चीज, इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे यहाँ, बाढ़ की तबाही हमारे यहाँ, सुखाड़ की तबाही हमारे यहाँ, एग्रीकल्चर ग्रोथ होता है, लेकिन सही एमएसपी रेट हमारे इलाके में नहीं मिल पाता। हमारे इलाके के मजदूर मेहनतकश लोग जाकर गुजरात की वो चमचमाती हुई सूरत की हीरे के फैक्ट्री जाके देखिए, गुड़गांव का वो बेहतरीन बिल्डिंग देखिए, बॉम्बे को बॉम्बे बनाने वाला देखिए, बेंगलोर का सिलिकॉन वैली बनाने वाली वो बिल्डिंग देखिए। हमारे इलाके के मजदूर, हमारे इलाके के मेहनतकश लोग बिल्डिंग बनाते हैं, आशियाना दूसरे का बना देते हैं, लेकिन उनका आशियाना बाढ़ से डूब जाता है, उनको सुखाड़ झेलना पड़ता है। आज बिजली की जो समस्या सीमांचल में है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बलरामपुर, बारसोई, कोचादामन, छतरगाछ, पोठिया, बहादुरगंज, अररिया, फारबिसगंज, जोकी, नरपतगंज, कोड़ा, बराड़ी में जो ये पूरा सीमांचल में बिजली की जो समस्या है, दिल पर हाथ रख के देखिए माननीय नीतीश जी, नालंदा में जरूर 24 घंटा बिजली रहती है, पटना में रहती होगी 24 घंटे बिजली, लेकिन हमारे ना खेतों में सही से बिजली मिल रही है, ना हमारे घरों में मिल रही है। क्या हमारे बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? क्या हमारी माओं को पंखा में रहने का हक नहीं? हमारी बहनों को पंखा में रहने का हक नहीं है? कब हमारे साथ इंसाफ होगा, ये बतलाइए। सांप कट जाता है 40-40 किलोमीटर दूर पर, एक 50-50 किलोमीटर दूर पर हमें सिल्लीगुड़ी जाना पड़ता है, हमें किशनगंज दौड़ना पड़ता है, हमें पूर्णिया दौड़ना पड़ता है, प्राइवेट नर्सिंग होम में दौड़ना पड़ता है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी एडिशनल पीएससी में, सरकारी पीएससी में सांप जब काट लेता है, क्योंकि किसानों का इलाका है, ग्रामीण इलाका है, लेकिन यहाँ पर एंटी वेनम, वो जो सांप काटने की जो दवा बचाने की नहीं होती, सांप काटने से मौत होती है। पानी में आयरन है, पानी में आर्सेनिक है,
जाके पता कीजिए कि पानी में आयरन आर्सेनिक से घेगा होता है, मेल न्यूट्रिशन होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसके ओवेरी कैंसर होता है। पता कर लिए WHO से या बड़े बड़े हेल्थ के एक्सपर्ट है उनसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला सीमांचल के साथ नहीं है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत, अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत, अकबर साहब मिलकर सीमांचल को स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। क्या बतलाइए, बरारी के लोगों, कोड़ा के लोगों, मनियारी के लोगों, बलरामपुर बारसोई के लोगों, कदवा के लोगों, प्राणपुर के लोगों, कोचा दामन के लोगों, बहादुरगंज के लोगों, अमोर के लोगों, जोकी के लोग, नरपतगंज, बनमनकी, धमदा, पूर्णिया सिटी, फारबिसगंज, ये जो पूरा सीमांचल का 24 विधानसभा मिले, हमें अच्छा हॉस्पिटल मिले, यहाँ भी मिनी सेक्रेटरिएट खुले, हाई कोर्ट का ब्रांच खुले, यहाँ भी मदरसा बोर्ड का सेंटर खुले, यहाँ भी वक्फ बोर्ड का सेंटर खुले, यहाँ भी PWD जो मंत्रालय का ऑफिस खुले, यहाँ भी टेंडर लेने के लिए हमें पटना नहीं जाना पड़े, हमें यहाँ पर हाउसिंग डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का यहाँ भी ऑफिस पूर्णिया में खुले, किशनगंज में खुले। रीजनल इम्बैलेंसमेंट को जब तक दूर नहीं कीजिएगा तब तक आप किसी स्टेट का प्रोग्रेस नहीं कर सकते। 30 साल से सुन रहे हैं बिहार बीमारू राज्य है, बीमारू राज्य है, बीमारू स्टेट है, तो कैसे बीमारी ठीक होगा नीतीश जी? 15 साल तो हमने लालू जी, राबड़ी जी की सरकार देखी, आपका भी देख लिए डबल इंजन की सरकार, एक तरफ सुशील मोदी, एक तरफ आप, कभी आपकी अंतरात्मा जगती है, कभी नहीं जगती थी। लेकिन सीमांचल को क्या मिला? क्या मिला बतलाइए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हमारी मांगे, आज बतलाइए उस यूनिवर्सिटी का क्या खस्ता हाल है। हमारी क्या केंद्र की सरकार थी, UPA की सरकार ने कहा था कि रफी अहमद किदवई यूनिवर्सिटी होगी। अरे भाई AMU ही दे देते इंसाफ से, तो रफी अहमद यूनिवर्सिटी क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस को जब बोलते हैं तो सेकुलर के कुछ लोग, सेकुलरिज्म के कुछ सिपाही लोग बेचैन हो जाते हैं कि कांग्रेस को क्यों बोल रहा है। मैं उनको बोलता हूं, दिल पर हाथ रख कर बोलो। गुजरात में जब कांग्रेस का MLA बिकता है, जब राज्यसभा में भाजपा को वोट देता है, तो तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं रहती है। जब मध्य प्रदेश में तुम्हारा ज्योतिरादित्य सिंधिया जब 22 MLA चला जाता है भाजपा में, तो तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं रहती। जब कर्नाटका में तुम्हारा 16 MLA चला जाता है, भाजपा की सरकार बना देता है, तो तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं रहती। जब तुम्हारे कांग्रेस के आदित्य सिंह, जब रायबरेली की सोनिया गांधी के पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की MLA चली जाती है भाजपा में, तो तुम्हारा जुबान नहीं होता। जाकर मेघालय में तुम्हारा MLA, मणिपुर में तुम्हारा MLA चला जाता है भाजपा में, तो तुम्हें जुबान नहीं खुलती। बिहार में जब राजद का 5 MLA MLC चला गया, तो तुम्हारी जुबान नहीं खुलती। तुम्हारे रघुवंश जी तुम्हारे पार्टी से नाराज चलते हैं, तो तुम्हारी जुबान नहीं खुलती। आज एक मर्द मुजाहिद जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना पूरा करने आ रहा है, तो बहुत बेचैनी होती है। हम कांग्रेसी गुलाम नहीं हैं, हम राजद के गुलाम नहीं हैं, हम लोजपा के गुलाम नहीं हैं, हम माले के गुलाम नहीं हैं, हम NCP के गुलाम नहीं हैं, हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं, याद रखिए। और सीमांचल का मिट्टी का कर्ज है, हम सीमांचल के बेटा होने के नाते इस मिट्टी का कर्ज हम निभाएंगे। मैं सीमांचल के लोगों याद रखिए, इंशाअल्लाह ताला अगर ये 24 सीट आप हिम्मत से अगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब कराइएगा, और मैं बिहार के दूसरे हिस्से में भी आएंगे, ये 24 सीट जो अगर आप कामयाब कराइएगा, तो पटना में जो बैठा हुआ सेक्रेटरिएट है, जो सचिवालय, याद रखिएगा, जो पटना का फैसला आप कीजिएगा कि पटना में कुछ खुलेगा, तो आप फैसला कीजिएगा, फिर पटना के लोग और दिल्ली के लोग फैसला नहीं करेंगे। आप अपने मुकद्दर का फैसला कीजिएगा। कोचा धामन के लोग, बलरामपुर बारसोई के लोग, सुधानी के लोग, कदवा के लोग, प्राणपुर के लोग, कटार के लोग, कदमगाछी के लोग, सालमाड़ी के लोग, इमादपुर के लोग, खेमपुर के लोग, आबादपुर के लोग, बिघोर के लोग, कचना के लोग, धचना के लोग, बहादुरगंज के लोग, पोठिया के लोग, छतरगाछ के लोग, फारबिसगंज के लोग, नरपतगंज के लोग, बनमनकी के लोग, धमदा के लोग, कोड़ा बरारी के लोग, सेमापुर के लोग फैसला लेंगे कि आपको क्या मिलेगा। आप अपने मुस्तकबिल का और अपने मुकद्दर का फैसला कीजिएगा। आपको जो मिलना है आपका हक है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपको दिया है। किसी के एहसान तरह हम ना हिंदुस्तान में है, ना बिहार में, ना सीमांचल में। आज एक क़यादत 16 अगस्त 2015 को आई थी, जिसने कहा था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कि सीमांचल को बंदरों की जरूरत नहीं, सीमांचल को अख्तर उल ईमान साहब जैसी क़यादत की जरूरत है। लगातार हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हम पहली बार चुनाव लड़े थे तो 1 लाख से कम वोट आया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर से कोशिश की, लगभग 3 लाख वोट लोकसभा में आता है। उसके बाद जिस
लोकसभा में हमें 40,000 किशनगंज से वोट आया था विधानसभा से, उसी किशनगंज में हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा बुलंद किया और 70,000 से ऊपर वोट लाया। और जो कांग्रेस चुनाव नहीं हारती थी हमने जमानत जब्त करा दिया और तीसरे पोजीशन पे कांग्रेस पार्टी को लाया, क्योंकि यहाँ की आवाम मुत्तहिद हुई। यहाँ की आवाम ने जो कांग्रेस का छलावा, राजद का छलावा, जदयू का छलावा, भाजपा का छलावा, इस छलावा को दूर करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किया। आज कमरुल हुदा साहब रात दिन पोठिया में, रात दिन किशनगंज में, रात दिन पहाड़कट्टा में, रात दिन बिलवा में आज कमरुल हुदा साहब घूम रहे हैं। अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत में, इंजीनियर आफ्ताब साहब की क़यादत में सीमांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है भाजपा आ जाएगी, जरा दिल पर हाथ रख के देखो। आंध्र प्रदेश की सियासत देखो, केरला की सियासत देखो। आंध्र प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तेलंगाना में आज तक भाजपा वहां नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत, एमआईएम की ताकत, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत, अकबर ओवैसी साहब की ताकत थी कि 5 एमएलए था। 2014 में भाजपा का 1 एमएलए पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह ला दिया। ये है एमआईएम की ताकत, ये है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। याद रखिए, आज तक भाजपा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सरकार नहीं बना पाई। अगर वोट बढ़ता, अगर पोलराइजेशन होता तो वही बना देती। केरला में देखिए मुस्लिम लीग ने एक प्रैक्टिकल किया। केरला के लोगों को देखिए, आज हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे खुशहाल लोगों में से केरला के लोग हैं। आज वहां के लोगों ने जगह एक लीडरशिप को मजबूत की। उसी तरह तेलंगाना के लोगों ने एक लीडरशिप को मजबूत की। मैं सीमांचल के लोगों आपसे गुजारिश कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, आपसे इल्तिजा कर रहे हैं। 72 साल आपके साथ नाइंसाफी हुई। आज आपके खेतों में बाढ़ आ रहा है, आज आपकी नदी उफान पर है, आज आपके इलाके में मकई की खेती जो हुई है, आपने बड़ी पसीना टपका के मकई की खेती की, लेकिन 1800-1900 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन आज महाजन आपको 1000 रुपया और 1200 रुपया देने में आनाकानी कर रहा है। आपको 2-2 दिन आपके फसल की कीमत आपको नहीं मिल रही है। आज किशनगंज में 101 एडिशनल पीएससी में डॉक्टर रहना चाहिए, हॉस्पिटल में सिर्फ 28 डॉक्टर है आपके किशनगंज में। आपका कटिहार का एडिशनल, अजरेल का एडिशनल पीएससी देख लीजिए, 2015 में बना, आज तक एक क्लू ही नहीं लिया। 25 लाख रुपए की लागत से वो पीएससी बना। 1 करोड़ 1.25 करोड़ की जमीन किसी शख्स ने दिया, मोहब्बत से दिया, लेकिन आज तक किसी गांव वाले को, इलाके के लोगों को फायदा नहीं मिला। बतलाइए, ना बिजली हमें, ना स्कूल हमें, ना कॉलेज हमें, ना बिल्डिंग हमें, ना नौकरी हमें, ना एम्प्लॉयमेंट का कोई ऐसा रोजगार, ना कल कारखाने हमारे इलाके में। जाके देखिए, लालू जी सरकार में आते हैं तो मधेपुरा में रेलवे कारखाना होता है। नीतीश जी सरकार में आते हैं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा में होता है, रेल का कारखाना वहां खुलता है, नालंदा में खुलता है, और लालू जी छपरा में खोलते हैं। मैं सीमांचल के लोगों, आपने तारिक अनवर साहब को जिताया, डॉक्टर जावेद आजाद साहब को जिताया, आपने मौलाना असरुल्लाह कासमी साहब को जिताया, आपने पप्पू सिंह जी को जिताया, आपने पप्पू जोशी को जिताया, आपने सरफराज अहमद को जिताया। आपको क्या मिला? हाँ, तस्लीमुद्दीन साहब ने बड़ी मेहनत की थी, खुद उनका वीडियो है तस्लीम साहब का, मरहूम तस्लीम साहब जो सीमांचल के लिए जद्दोजहद करते थे, अल्लाह उनको जन्नत दे। उन्होंने कहा कि सब ने, उनका वीडियो है, शाह फैसल साहब जो सहाफ़ी हैं, बड़े सहाफ़ी सहारा में, कि राजद ने, जदयू ने, कांग्रेस ने, भाजपा ने, सब ने सीमांचल के साथ तासुब किया, सब ने सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी की, क्योंकि सीमांचल में आबादी दलितों की है, सीमांचल में आदिवासी भाइयों की आबादी है, सीमांचल में अक़लियत मुसलमानों की आबादी है, पिछड़ों की आबादी है, अति पिछड़ों की आबादी है, और जो भी बेगूसराय से, मोतिहारी से, छपरा से, सीवान से बेचारे लोग आए हैं, उनकी आबादी है। क्योंकि हम पॉलिटिकल पावर नहीं मिल पाता है। हमने एमजे अकबर साहब को जिता दिया, हम बड़े बड़े सैयद शहनवाज हुसैन साहब को जिता दिया, हम बड़े बड़े नाम के चक्कर में चले जाते हैं, लेकिन हमें क्या मिला? आपने देखा कि जावेद आजाद साहब कांग्रेस के एमपी, इस लॉकडाउन में वो एमपी हिंदुस्तान का, मुझे लगता है शायद कोई वाहिद एमपी होगा जो इस लॉकडाउन जैसी क्राइसिस में 72 दिन से ज्यादा लगभग अपने कंस्टिट्यूंसी में नहीं रहा, मोबाइल भी बंद पाए। तनख्वाह तो जावेद साहब आप लीजिएगा, एमपी का प्रोटोकॉल लीजिएगा, अलायंस लीजिएगा, लेकिन आपके इलाके के लोग, जो किशनगंज के लोग, सबसे ज्यादा माइग्रेशन अररिया पूर्णिया कटिहार किशनगंज के लोग किस तरह परेशान रहे। लेकिन शुक्र है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत का, शुक्र है अकबर साहब की क़यादत का, कि तेलंगाना में जो हमारे भाई थे, मदरसा के बच्चे थे, तलबा थे, मजदूर थे, मेहनत कश लोग थे, उनको जितना मोहब्बत, जितनी मदद मिल सकी, पूरे मजलिस के कारकुन और मजलिस के पूरे इंडिया में कारकुन जो थे उन्होंने, और जो भी इंसानियत को चाहने वाला, चाहे कोई भी एक्टिविस्ट, NGO, हर लोगों ने मदद की। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। याद रखिएगा, हम आने वाली आखिरी नस्ल को बोल कर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि तुमने भाजपा को कभी वोट नहीं देना, क्योंकि नफरत की बीज अगर किसी ने हिंदुस्तान में फैलाई है तो वो भाजपा फैलाई है। अगर बाबरी मस्जिद की शहादत का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों है, एक ने ताला खुलवाया,
एक ने ताला खुलवाया था, एक ने मस्जिद को शहीद करवाया था और एक ने मूर्ति रात में अंधेरे में रखवाया था। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों एक है, क्योंकि एक आरएसएस को दूध पिलाया है और एक आरएसएस की मां है। याद रखिएगा, आपके साथ सबने नाइंसाफी की है। राजद के लोगों को बहुत बेचैनी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों आते। राजद के 8वीं पास जो पूर्व डिप्टी सीएम है आते बोलते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों आ रहे हैं, भाजपा ही है। अरे भाई याद रखिए, आपके घर में जब शादी होती है तो नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी चीफ गेस्ट रहते हैं। मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर इल्जाम उठाने से पहले, उंगली उठाने से पहले देख लीजिए कि उस आदमी का किरदार कैसा है। जाके अपने पिताजी से पूछ लीजिएगा रांची में कि 2005 में वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फातमी साहब के कहने पर आपके पिताजी के लिए राष्ट्रीय जनता दल के लिए आके कैंपेन किए, इसलिए कि लगता था कि दलितों के लिए, लत वंचितों के लिए, मुसलमानों के लिए दबे कुचले की आवाज लालू जी है। लेकिन सीमांचल का जब इंपेरिकल डाटा बैरिस्टर साहब के पास रखाया गया, जब बिहार का इंपेरिकल डाटा रखाया गया तो कुछ नहीं मिला था सीमांचल को। तब उन्होंने अख्तर उल ईमान साहब जैसी मजबूत क़यादत को दिया। मैं शुक्रगुजार हूं उस क़यादत अख्तर उल ईमान साहब का, जिसकी कुर्बानी, लगातार कुर्बानी 2014 के बाद। अब मैं इंजीनियर आफ्ताब साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि लगातार 2014 के बाद जिस जद्दोजहद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आज पूरे बिहार के 38 जिला में 101 अनुमंडल में लगभग 550 ब्लॉक में 4500 रेवेन्यू विलेज में 8500 पंचायत में 8500 रेवेन्यू विलेज में जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं, अकबर साहब के चाहने वाले हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं सालारे मिल्लत का शुक्रगुजार हूँ, मैं फ़ख्रे मिल्लत का शुक्रगुजार हूँ कि किस बेबाकी से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हय्या 2 मार्च 1958 को किया था। और आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो ऑल इंडिया नाम था, आज वो ऑल इंडिया, उनका सपना पूरा हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। मैं बिहार के तमाम लोगों से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन से, जिम्मेदार से, जो भी मेरे कन्वेनर हैं, मेंबरशिप है, इंचार्ज हैं, जो मुखलिस है या पूरे हिंदुस्तान में, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो आपके खिलाफ लिखती है, आप दिल को बड़ा रखिए। आप सिर्फ पॉजिटिव काम, आपका लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में 3100 करोड़ रुपए का काम हुआ है। एक एमपी को 5 करोड़ रुपया मिलता है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को देख लीजिए कि 3100 करोड़ रुपया का काम हुआ। आप अपना पॉजिटिव काम दिखाते रहिए। आपके पास बेहतरीन ओवैसी हॉस्पिटल है, आपके पास अकबर ओवैसी साहब का ओवैसी एक्सीलेंस है, आपके पास प्रिंस असरा हॉस्पिटल है, आपके पास गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, आम लोगों के लिए दारुसलाम खुला है, जो 10 से लेकर 2 बजे तक हर दिन खुला रहता है। कोई भी फरियादी आकर फरियाद लगा सकता है, चाहे उसके सिर पर टोपी हो या माथे पर तिलक हो या सिर पर पगड़ी हो, कोई भी आके अपनी फरियाद लगा सकता है। मैं याद रखता हूँ, मैं फिरका परस्त लोगों को बोलना चाहता हूँ, अकबर ओवैसी के बारे में बताना चाहता हूँ। 18,500 से ऊपर बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। कभी जात नहीं पूछा जाता है, कभी धर्म नहीं पूछा जाता है, लेकिन सिर्फ यही पूछा जाता है कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो। वही अकबर साहब महाशिवरात्रि में 2 दिन छुट्टी अगर दिलवाने वाले महाशिवरात्रि में, तो वही अकबर साहब है। जाके पता कर लीजिए, लाल दरवाजा की मंदिर का निर्माण में जब पैसा, जब वही अकबर साहब की नुमाइंदगी में मिलता है। अगर हम मक्का मस्जिद की बात करते हैं तो हम लाल दरवाजा की मंदिर की भी बात करते हैं। हैदराबाद के गयूर लोग जिस मजबूती से, जिस मोहब्बत से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिया, गैर मुस्लिम भाई ने बढ़ चढ़ कर हमें वोट दिया था, इसलिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 62वां साल में इतनी मजबूत है। और 1984 से आज तक हम हैदराबाद लोकसभा नहीं हारे। ये हमारा किरदार झलकता है। आज तक कोई करप्शन का चार्ज नहीं हुआ। मैं बिहार के तमाम मजलिस के फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे नहीं लिखिएगा। आप अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को सलाम कीजिए, अकबर साहब को सलाम कीजिए, और अख्तर उल ईमान साहब को, इंजीनियर आफ्ताब साहब को, और अपने एमएलए को देखिए। कोई निगेटिव हम लोग को नहीं करना है, पॉजिटिव इतना आपके पास काम है, इतना किया है एमआईएम ने अल्हम्दुलिल्लाह, वही आप लिखते रहिएगा तो रात भर लिखते हुए कलम का सिहाई खत्म हो जाएगा। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी, उसकी मेहनत, माजिद हुसैन साहब की मेहनत, 5 रुपए का मील अगर किसी ने किया था तो यही माजिद हुसैन साहब ने किया था। जाके पता कीजिए, जब जीएचएमसी घाटे में चल रही थी तो उसको मुनाफा में लाने वाला यही माजिद हुसैन साहब मेयर थे। हमारे इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के रियासती सदर शौकत साहब भी पूरी टीम के साथ इस बार बिहार इलेक्शन में आएंगे। हमारे मजबूत औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील साहब भी आएंगे। मुंबई की शान और वारिस पठान मजबूत हमारे पार्टी के जिम्मेदार इंशाअल्लाह वो भी आएंगे। हमारी पार्टी के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब भी इंशाअल्लाह कैंपेन में आएंगे। डॉक्टर फारूक साहब एमएलए भी इंशाअल्लाह आएंगे। हमारे जाफर मिराज साहब एमएलए भी आएंगे। हमारे बलाला साहब भी एमएलए आएंगे। हमारे पार्टी के बहुत सीनियर एमएलए और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पाशा कादरी साहब भी इंशाअल्लाह आएंगे।
मुमताज़ खां साहब भी आएंगे, मौज़म खां साहब भी इंशाल्लाह आएंगे, हमारे जाफरी साहब भी इंशाल्लाह एमएलसी आएंगे, हमारे अफंदी साहब भी इंशाल्लाह एमएलसी आएंगे, हमारे कॉर्पोरेटर भी इंशाल्लाह मुजफ्फर साहब हो, सरफराज साहब हो, मिसबा साहब हो, नसीर साहब हो, जाफर साहब हो, पूरी टीम इंशाल्लाह इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीमांचल बिहार आएगी। जो पहली लिस्ट आपकी जारी हुई है 32 विधानसभा, ये पूरे बिहार में हमारा मकसद है सीमांचल को इंशाल्लाह पतंग 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 पूरे सीमांचल के 24 सीट पे करेंगे। उसके बाद मगध है, उसके बाद चंपारण है, उसके बाद मिथिलांचल है, उसके बाद पटना है, वहां पे 2 4 5 पेड़ लगाएंगे, जो हरा पेड़ लगेगा, जो फलदार पेड़ लगेगा, ताकि चंपारण के लोग को अगर जरूरत पड़े फल खाने की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो ढाका हो, चनपटिया हो, नरकटियागंज हो, सिकटा हो, वाल्मीकि नगर हो, रामनगर हो, वहां पर भी जाकर फल तोड़ सकते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। चाहे दरभंगा मिथिलांचल में बिस्पी हो, झंझारपुर हो, बेनीपट्टी हो, क्योटी हो, जाले हो, दरभंगा ग्रामीण हो, दरभंगा शहर हो, समस्तीपुर हो, आपका दलसिंह सराय हो, आपका बाजपट्टी हो, आपका गोड़ा बड़ान हो, आपका जो सीतामढ़ी शहर हो, वहाँ के मिथिलांचल के लोग भी अगर चाहेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फल खाना, उसकी क़यादत को मजबूत करना, तो इंशाल्लाह वहाँ के लिए भी पेड़ हम लगा रहे हैं। हम पटना में भी इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पेड़ लगाएंगे। फुलवारी पटना में है, पटना में दूसरा विक्रम है, इंशाल्लाह नालंदा में राजगीर है, हरनौत है, वहाँ भी पेड़ लगाएंगे, ताकि वहाँ के लोग को भी, पटना का जो इलाके के लोग हैं उनको भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से फ़ायदा मिल सके और मदद मिल सके। और उसके गया महात्मा बुद्ध की धरती है, वजीरगंज हो, मखदूमपुर हो, इमामगंज हो, गया शहर हो, औरंगाबाद हो, गेरुआ हो, शेरघाटी हो, रफ़ीगंज हो, जो पूरा दाऊद नगर हो, ये जो पूरा इलाका है मगध का, वहाँ के लोग के लिए भी हम इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तरुल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, वहाँ के लिए भी हम 2 4 10 सीट लड़ेंगे, ताकि वहाँ के लोग को भी, उस रीजन के लोग को फ़ायदा मिल सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे बिहार के तमाम लोगों को, तमाम बिरादरी को, तमाम मकतब फ़िक्र को दावत दे रही है कि इस बार खुल कर आप आइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामिए। इंशाअल्लाह ताला 72 साल की नाइंसाफ़ी, जो कभी 40 साल कांग्रेस ने नाइंसाफ़ी की, 15 साल लालू जी और राबड़ी जी के काल में, राजद के काल में हुआ, 15 साल में ये डबल इंजन की सरकार में नीतीश जी के और मोदी जी को खाली अंतरात्मा की जो लड़ाई हुई, हम इंशाअल्लाह ताला एक नया बिहार देंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती होगी, अकबर साहब की सरपरस्ती होगी, और आप ही का माटी का लाल, आप ही का बेटा अख्तरुल ईमान साहब हो, कमरुल हुदा साहब हो, मजहर साहब हो, इश्तियाक साहब हो, इंजीनियर आफ्ताब साहब हो, राकेश यादव जी हो, सुनील कुमार हो, आफ्ताब खान हो, आपका नजमुल हुदा हो, आपका हामिद रजा हो, आपका प्रदीप सिंह हो, आपका सुनील कुमार हो, आपका सुभाष पासवान हो, आपका मंगत राम हो, ये पूरा इलाका सीमांचल का, बिहार का, यही क़यादत करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम सबकी बात करेंगे। आपसे यही मुद्दबाना गुजारिश है, किसी को नेगेटिव मत बोलिए, किसी के बारे में बुराइयां मत कीजिए, आप अच्छाइयाँ लिखते जाइए। और जो फैसला दारुसलाम इंशाअल्लाह करेगा, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे, अकबर साहब करेंगे, और आपके रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब करेंगे, आपके पार्टी के जिम्मेदार इंजीनियर आफ्ताब साहब करेंगे, आपके एमएलए साहब करेंगे, कमरुल हुदा साहब, आपके पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी इश्तियाक साहब करेंगे, गुलाम शाहिद साहब करेंगे, सैयद मजरूल हसन साहब करेंगे, आपके लिए, बिहार के लिए बेहतर फैसला करेंगे। इसलिए आप सब्र कीजिए, अपने लीडरशिप पे भरोसा कीजिए, फेसबुक पर टिकट मत बांटिए, अपने मन से आप किसी को प्रत्याशी घोषित मत कीजिए, दारुसलाम पर यकीन कीजिए, दारुल ईमान पर यकीन कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम जरूर बेहतर बिहार देंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम सीमांचल का जरूर एक बेहतर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देंगे। जो हमारा नारा है, बढ़ेगा सीमांचल, बढ़ेगा सीमांचल को मजबूत कीजिए, और सीमांचल स्पेशल स्टेटस की लड़ाई है उसको मजबूत कीजिए, सीमांचल को खुसूसी जो दर्जा की लड़ाई उसको मजबूत कीजिए। मैं बिहार के दूसरे इलाके के लोग को लगता है हम सिर्फ सीमांचल करते हैं, नहीं मेरे भाई, हम सिर्फ सीमांचल नहीं करते हैं। आके सीमांचल की गुर्बत को देखो, सीमांचल की पासमंदगी को देखो, सीमांचल की बेचैनी को देखो, सीमांचल के बदहाली को देखो, तो तुम्हारा भी दिल तरस जाएगा, तुम्हें भी लगेगा कि नहीं, सीमांचल को उसका हक नहीं मिला है। आप भी आइएगा और सीमांचल की बात करने लगिएगा। ये दर्द है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 2000 किलोमीटर दूर से आकर वो आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, अकबर साहब उठा रहे हैं, आज अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में इंजीनियर आफ्ताब साहब के साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर आवाज़ उठा रहे हैं। हम जरूर, मेरा सीमांचल प्रायोरिटी है, लेकिन मिथिलांचल से भी उतनी मोहब्बत है, मगध से भी उतनी मोहब्बत है, पटना प्रमंडल से भी उतनी मोहब्बत है, शाहबाद से भी उतनी मोहब्बत है, चाहे सोनपुर से भी उतनी है, ससाराम से भी उतनी है, कैमूर से भी उतनी है, आरा से भी उतनी है,
नालंदा से भी उतना ही है, मिथिलांचल हो, पूरा मगध हो, सबसे मोहब्बत है। लेकिन जो बेटा विकलांग रहता है तो माँ बाप उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। सीमांचल की तो खस्ता हाली है, इसलिए हम सीमांचल की ज़्यादा बात करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ रही, जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं, आपसे यही दुआ करते हैं कि एक बार हमारा साथ दीजिए, हमारे दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके जज्बात का, आपके एहसासात का हम ख्याल रखेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी को रुस्वा नहीं करेगा, इंसाफ होगा, अदल होगा और अमन भी होगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरे मकतबे फ़िक्र के लोग या दूसरे धर्म जाति के लोग, आपको भी हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आइए। इंशाअल्लाह ताला आपको रुस्वा होने नहीं देंगे। हम किसी एक जात और धर्म की पार्टी नहीं बनाने देंगे। हम एक बिहार में अल्टरनेटिव की आदत देंगे जिसमें अदल होगा, इंसाफ होगा, अमन होगा, तरक्की होगा, जिसमें सबका विकास इंशाअल्लाह, सबकी तरक्की होगी। किसी एक जाति समुदाय की बात नहीं होगी, बिहार की बात होगी। जो बिहार शेरशाह सूरी के वक्त में था, जो बिहार चमकता था, वही बिहार इंशाअल्लाह हम बनाएंगे। लेकिन सीमांचल की बदहाली भी हम जरूर दूर करेंगे। फिर से आपसे गुजारिश है कि बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा सीमांचल के मुहिम में साथ दीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में जिस पुरजोर तरीके से सीमांचल स्पेशल स्टेटस बिल रखा है, सीमांचल की स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की मांग की है, उस पैकेज का साथ दीजिए। अख्तरुल इमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, कमरुल हुदा साहब, मदर साहब की क़यादत को मजबूत कीजिए, सीमांचल को मजबूत कीजिए, मेरे पार्टी को मजबूत कीजिए, मेरे कारकुन को मदद कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह हम आपको रुस्वा नहीं होने देंगे। और दुआ कीजिए इंशाअल्लाह, ज़रूर हम अपनी बात, अल्लाह से ये भी दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी बोली की लाज रख ले और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को बिहार के एक 38 जिला में, 40 लोकसभा में, 243 विधानसभा में, 101 अनुमंडल में, लगभग 600 ब्लॉक में पहुंचाए। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी क़यादत का हम शुक्रिया कि अकबर साहब की क़यादत का शुक्रिया, उन्होंने बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लाया। और इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर रिजल्ट देंगे। और ये फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई मौका परस्त से भी होगी इंशाअल्लाह ताला, फ़िरका परस्त से भी होगी, लेकिन इंशाअल्लाह अल्टरनेटिव क़यादत देकर एक बेहतर सीमांचल, एक बेहतर बिहार बनाएंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Please like and subscribe my YouTube channel.